नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और बिहार चुनाव को बिना दबाव कैसे समझा जाए, ये सवाल सबके मन में है। कल जब पहले चरण का मतदान होना है, उससे पहले एग्जिट पोल, ये पोल वो पोल के गेम में फंसने से बेहतर है कि बारीकी से बिहार चुनाव को समझिए। एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा इसलिए मत कीजिए क्योंकि आप टीआरपी पोल किस तरह से बनाए जाते हैं ये चीज बड़ी नजदीकी से देख चुके हैं। तो अब समझने की कोशिश करना है कि बिहार चुनाव इस बार खास क्यों है। हर तरफ यही अफवाह है कि बिहार चुनाव इस बार खास है। खास इसलिए कि अभी तक लड़े गए तमाम चुनाव में नौकरी को लेकर के बात नहीं होती थी और इतना खुल करके तो नहीं होती थी। इस बार के चुनाव में सरकार को राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, कश्मीर, पाकिस्तान, इन मुद्दों से हट करके पहली बार नौकरी को लेकर के बात करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये बात करके सरकार बहुत खुश है। नौकरी की बात करते समय तमाम नेताओं के चेहरे पर जो पसीना दिख रहा है वो बता रहा है कि नौकरी देना कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन एक अच्छी चीज बिहार चुनाव में ये हुई है कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी भी दूसरी तरफ 19 लाख नौकरी देने की बात कर रही है। पहली बार युवा इन तमाम मुद्दों से हटकर, जो उसकी जरूरत के नहीं थे, अपनी नौकरी और रोजगार के मुद्दों पर बात कर रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात इससे पहले भी की थी, उनका क्या हुआ? ये सवाल भी अपने जहन में रखे रहिए। कोई नेता जब आपसे वादा करता है तो उसके वादों को टटोलिए और ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि इन वादों में पूरा होने जितनी सच्चाई मौजूद भी है या नहीं है। इस बार का बिहार चुनाव इसलिए भी खास है कि नीतीश कुमार के सामने ज्यादातर युवा चेहरे हैं। जैसे पुराने ढंग और नए ढंग की लड़ाई हो, ये पुराने बिहार और नए बिहार की लड़ाई हो, या ये एक तरीके से मानने की अनुभव और ऊर्जा की लड़ाई हो। नीतीश कुमार के समकक्ष जो 3 बड़े नेता थे, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद, ये 3 वो नेता हैं जो लगभग नीतीश के कद के बराबर के नेता हैं। और ये तीनों ही इस बार चुनाव में जमीन पर, सतह पर मौजूद नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि जो युवा ब्रिगेड है, जिसमें तेजस्वी है, कन्हैया है, पुष्पम प्रिया है, ये खुलकर सामने उभर के आए हैं। और अब सीधी लड़ाई नीतीश कुमार की इस युवा सोच से है। अच्छा, रोजगार मांगने वाला ज्यादातर बड़ा तबका युवा है। नीतीश कुमार बिहार में विकास और सुशासन के नाम पर जितनी भी रैलियां कर रहे हैं, जितनी भी वो बातें कर रहे हैं, उन सब बातों में उस बात को भी याद रखिएगा कि विकास की बाढ़ में बिहार में एक पुल बह गया था। और कोरोना काल में जिस तरीके से बिहार के जो मजदूर थे, उन्हें दिल्ली से जिस तरह पलायन करना पड़ा, महाराष्ट्र से जिस तरह पलायन करना पड़ा, और जो जो समस्याएं उन्होंने झेली, बिहार पहुंचकर भी उनको बॉर्डर में एंटर नहीं करने दिया गया, कई जगह उनके गांव में भी उन्हें घुसने नहीं दिया गया। ये बिहार में नहीं, लगभग देश के हर उस राज्य में हुआ है जहां मजदूर रहते हैं। मैं बिहार को पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक बड़ा तबका बिहार से इस देश का ईंधन का काम करता है। इस देश का ईंधन इसलिए क्योंकि बिहार वो राज्य है जो इस देश को मजदूर देता है, खेतिहर मजदूर देता है, कामगार मजदूर देता है और कंस्ट्रक्शन के मजदूर देता है। दिल्ली में अगर बिहार के लोग मजदूरी, कंस्ट्रक्शन मजदूरी ना करें तो भारी अकाल पड़ जाता है लेबर का। ऐसी स्थिति में जब आप जानते हैं कि वो मजदूर जो देश बना रहे हैं, नेहरू हमेशा कहते थे कि मजदूर मकान नहीं बनाता है, मजदूर देश बनाता है। तो आप समझिए कि वो तमाम मजदूर जो देश बनाने के लिए अपना प्रदेश छोड़ करके आए थे, उन्हें भूखों पैदल चलना पड़ा, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15-20 दिन चलना पड़ा। तो उनके भी अपने कई सवाल हैं। अब इस सवाल से नीतीश इसलिए भी नहीं बच सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। तो कहीं ये बीजेपी का फैक्टर नीतीश की जवाबदेही थोड़ी सी बढ़ा रहा है। उसके बाद जिस तरीके से ट्रेन के टिकट को लेकर के मजदूरों में सियासी घमासान हुआ था कि टिकट का पैसा कौन सी सरकार देगी, वो तमाम चीजें मजदूरों ने अपने सामने देखी हैं, महसूस की हैं। तो उनके भी अपने कई बड़े सवाल हैं। लेकिन जो बिहार का चुनाव है, उसके खास होने की वजह सिर्फ यही है कि इस बार चुनाव में नौकरी को लेकर के बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनकी बुनियादी जरूरतें नौकरी हैं, रोजगार हैं। बिहार में उद्योग पर बात हो रही है। बिहार में एजुकेशन को लेकर के पहली बार चुनाव में खुलकर जनता बात कर रही है। सरकारें तो बात करती थी कि स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे,
और ये 15-30 साल से चल रहा है। लालू 15 साल, नीतीश 15 साल, लेकिन स्कूल बेहाल। अगर ये सब बेहतर होता तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि यूपी और बिहार के लड़कों को अपना प्रदेश छोड़कर पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ता। ये जो एक फैक्टर है, ये बात साबित करता है कि इन दोनों प्रदेशों में शिक्षा के हालात उतने बेहतर नहीं है, और बिहार तो उत्तर प्रदेश की तुलना में और खराब स्थिति में है। बिहार की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मतलब कि आप 6 साल 10 साल में ग्रेजुएट हो पाएंगे या मास्टर्स कंप्लीट कर पाएंगे, तो 5 साल की चीज 10 साल में कराई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत बेहतरीन पढ़ाया जाता है, लेकिन घसीटा जाता है चीजों को। तो बिहार का युवा खासकर अपनी शिक्षा से, रोजगार के पैटर्न से, नौकरी को लेकर के और व्यापार को लेकर के काफी चिंतित है, और उसके सवाल इस बार नीतीश कुमार से सीधे हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल तेजस्वी यादव की छवि पर रहता है, वो चारा घोटाला है। वो घोटालेबाज का एक जो ठप्पा है वो तेजस्वी की पार्टी पर लगा हुआ है। तो उससे तेजस्वी कैसे उभरेंगे? तो तेजस्वी बार बार सभाओं में एक बात कह रहे हैं कि 9 तारीख को लालू की रिहाई है और नीतीश की विदाई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता है, लेकिन ऐसे शगुफे गढ़े जा रहे हैं। उधर कन्हैया कुमार भी अपनी पार्टी से बिहार के चुनाव में बिगुल बजा रहे हैं। हालांकि बेगूसराय में हारने के बाद कन्हैया पूरा समय बिहार में नहीं दिखे, या हो सकता है मीडिया ने आपको नहीं दिखाया, दोनों चीजें हैं। लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले कन्हैया बिहार में दिखने लगे हैं। तो सिर्फ चुनावी कैंडिडेट के तौर पर ना देखें, एक प्रचारक के तौर पर भी महसूस करें। और चुनाव से पहले ही मतलब जब चुनाव की घोषणा हुई तो कन्हैया दिखना शुरू हो गए थे। उसके पहले कहाँ थे? जब लॉकडाउन लगा था, मजदूर इधर से उधर पलायन कर रहे थे, तब कन्हैया कुमार सामने नहीं आए थे, जिसको एक बड़ा फेलियर उनका माना जा रहा है, और इस पे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज आप बारीकी से समझिए कि बिहार की राजनीति में ये उलटफेर बहुत ही रोचक है। पहले जिस बिहार की राजनीति में ज्यादातर जाति आधारित वोट होता था कि इस कास्ट का इतना वोट है, भूमियार इतना है, SC ST इतना है, मुस्लिम इतना है, सवर्ण इतना है, ये किसको वोट देगा, ये इसको वोट देगा, वो फैक्टर अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूट रहा है। उसका कारण ये है कि अब बिहार में विचारधाराओं की घुसपैठ है, रोजगार के नाम पर बात है, और कई बेसिक मुद्दों पर बिहार बात कर रहा है। तो इससे एक बेहतर आउटपुट निकल के आने की उम्मीद है। और बिहार चुनाव का जो परिणाम होगा वो कई हद तक ये बात भी जरूर बताएगा कि लॉकडाउन का जो असर रहा है जनता पर, उससे जनता का मूड कितना बदला है। तो बिहार चुनाव एक अध्ययन का विषय है मीडिया के लिए भी। बाकी एक चीज जो मैं शुरुआत में भी आपसे कह रहा था और आखिरी में कहना चाहूंगा कि एग्जिट पोल जिस तरीके से इस देश में बनाए जाते हैं और जिस तरीके से TRP के एग्जिट पोल बनाए जाते हैं, वो आप बड़ी बारीकी से देख चुके हैं अभी रिपब्लिक भारत के TRP स्कैम में भी। तो बहुत ज्यादा एग्जिट पोल्स पर विश्वास करके मतदान करने मत जाइए। आप जब कल मतदान करने जा रहे होंगे तो थोड़ा कल्पना कीजिए कि आपके क्षेत्र से जो प्रत्याशी खड़ा है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी भाषा कैसी है, वो कैसी विचार रखता है, वो अपने क्षेत्र को लेकर के किस तरीके की नीतियां बनाने के लिए तत्पर है। ये मत सोचिए कि उसकी जाति क्या है, ये मत सोचिए कि उसके पिताजी क्या करते थे, ये मत सोचिए कि उसके दादा क्या करते थे, बल्कि ये सोचिए कि वो क्या करेगा आपके विकास के लिए, आपके शहर के लिए, आपके गांव के लिए, वहां के स्कूल के लिए, आपके बच्चों के लिए। उसके भीतर क्या करने की क्षमता है, उसका पार्टी बाद में देखिए, पहले उस कैंडिडेट को देखने की कोशिश कीजिए। इससे होगा ये कि अच्छे लोग चुन करके सामने आएंगे। जब आप जाति के नाम पर, एक पौवे के नाम पर, कुछ पैसों के नाम पर अपने वोट को किसी गलत खाते में गिराते हैं, तो आप लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ गद्दारी करते हैं। और असली देशद्रोह ये होता है। वो जो कश्मीर वाला, पाकिस्तान वाला ये देशद्रोह आपको समझाया जाता है, इससे बाहर निकल के इस बार के बिहार चुनाव में बड़ी बारीकी से देखिए। कल जब मतदान करिए तो अच्छे आदमी का चुनाव कीजिए। और ये नए दौर और पुराने दौर की खुली लड़ाई है, जिसमें एक तरफ युवा है, एक तरफ अनुभव है, और बिहार को इन दोनों के बीच में किसी एक को चुनना है। तो देखते हैं बिहार की जनता क्या फैसला करने वाली है, प्रथम चरण के मतदान के बाद क्या होगा। लेकिन एक अनुमान के तौर पर अगर बात करें तो नीतीश की सरकार की सीटें कम होने की आशंका है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की सीटें 100 से 110 के बीच में सिमट सकती हैं एनडीए का। तो दूसरी तरफ यही हालत तेजस्वी यादव की पार्टी की भी रहने वाली है, और ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन भी 100-110 सीटों के आसपास है। चिराग पासवान को लेकर के संशय इसलिए क्योंकि वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं।
टीम मोदी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है और वो कह रहे हैं कि मेरे सीने के भीतर मोदी जी हैं, मैं सीना चीर के दिखा सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में वोटर कंफ्यूज है, रामविलास पासवान भी नहीं है। तो ये बड़ा देखने में रोमांचक होगा कि आखिर चिराग किस तरीके की निर्णय लेते हैं और कितना सीट उनको मिल पाती है। बाकी अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जाने की गुंजाइश है। ये कोई एग्जिट पोल नहीं है, ये एक अनुमान है। और इस अनुमान के तहत आप ये बात तो समझ ही सकते हैं कि नीतीश की सरकार से बिहार का गुस्सा थोड़ा बढ़ा है, जिसका असर वोट परसेंटेज और सीटों पर दिखेगा। फिलहाल सब कुछ तय आपको करना है, आप जनता हैं, आप जनता जनार्दन हैं, आप तय करेंगे कि बिहार की सरकार किस करवट बनेगी। तो हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपसे ही अपील करूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा जो चैनल सच्चाई दिखा रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, बोलतंत्र के साथ इस मुहिम का हिस्सा बनिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए बिहार चुनाव में इस बार क्या क्या मुद्दे होने चाहिए। धन्यवाद।